हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश जीके के पार्ट 14 में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज के जो ये बेसिकली पार्ट 14, 15 और 16 ये कंसर्न रहेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी के जो एग्ज़ाम हुए थे 2016 में और उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ 2019 में। उसमें जो हिमाचल प्रदेश जीके पूछा गया था उनकी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ के पार्ट नंबर 14, 15 और 16 ये बेसिकली एचपी का जो पटवारी एग्ज़ाम है उनमें जो हिमाचल प्रदेश जीके पूछा गया था उनकी एनालिसिस से जुड़े रहेंगे। एचपी के जो पटवारी एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो जीके के पूछे जाते हैं। उन 25 में से 2016 में 10 क्वेश्चन जो थे वो एचपी जीके के थे और 2019 में भी 10 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके से संबंधित थे। तो काफ़ी वेटेज रहती है पटवारी के एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश जीके की। 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो इनकी क्वेश्चन जो टोटल कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन हुए, इनकी एनालिसिस करेंगे पार्ट वाइज पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016 से स्टार्ट करेंगे हम। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था एचपी जीके से रिलेटेड कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण कब हुआ। बेसिकली हमसे डेट पूछी गई है कि जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे वो हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज किए गए। ये ऑप्शन थे 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1956, 1 जनवरी 1971 और 15 अगस्त 1972। तो इसकी जो हिमाचल प्रदेश की जो फॉर्मेशन हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्रोनोलॉजिकल वे में इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 के दिन क्या होता है, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आता है। तो जब अस्तित्व में आता है तो इसमें कुल 30 रियासतें इसके अंदर शामिल होती हैं, 30 रियासतों को मिलाकर, ठीक है। और जब इसको इस दिन अस्तित्व में आता है 30 रियासतों को मिलाकर, तो इसको जो डिक्लेयर किया जाता है इसको बनाया जाता है मुख्य आयुक्त क्षेत्र, चीफ कमिश्नर प्रोविंस घोषित किया जाता है इसको। और इसके पहले जो चीफ कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं एनसी मेहता। इसके साथ साथ उस समय इसमें होते हैं 4 जिले। कौन कौन से? एक होता है चंबा, एक होता है मंडी, एक होता है महासू और एक होता है सिरमौर। जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो 4 जिले थे, 30 रियासतें थी, ठीक है। फिर क्या होता है, नवंबर 1951, नवंबर 1951 को इसको घोषित कर दिया जाता है पार्ट सी स्टेट, भाग ग श्रेणी का जो राज्य है इसको मुख्य आयुक्त क्षेत्र से बदलकर पार्ट सी स्टेट जो है वो घोषित कर दिया जाता है। और जब पार्ट सी स्टेट बन जाता है तो वो 36 सदस्य जो विधानसभा भी यहाँ पर गठित हो जाती है। चुनाव होते हैं 1952 में विधानसभा के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस से यशवंत सिंह परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो प्रथम सीएम बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 जुलाई 1954, 1 जुलाई 1954 को क्या होता है, एक पार्ट सी स्टेट और होता है बिलासपुर, एक और पार्ट सी स्टेट बना होता है। उसको जो है उस पार्ट सी स्टेट को हिमाचल प्रदेश में मर्ज करके हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला डिक्लेयर किया जाता है। तो जो पार्ट सी स्टेट का जो राज्य था या एक स्टेट था बिलासपुर, उसको 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में मर्ज करके हिमाचल प्रदेश का 5वां जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। तो पहले 4 थे और 1 जुलाई 1954 को जब बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में एंटर किया जाता है तो जिले हो जाते हैं 5, ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी से हटा करके डिक्लेयर कर दिया जाता है यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और जो 36 सदस्य विधानसभा थी उसको भंग करके अब 41 सदस्य जो क्षेत्रीय परिषद है उसका गठन कर दिया जाता है, ठीक है। इसी दौरान क्या होता है,
1 मई 1960 को जो एक महासू जो हमारा जिला था उसमें एक तहसील थी चीनी तहसील, इसको जो है वो इस चीनी तहसील को हिमाचल प्रदेश का छठा जो है वो जिला, 6वें नंबर का जो जिला है वो डिक्लेयर किया जाता है और इसका नामकरण रखा जाता है किन्नौर। बाद में इसका नाम, इस चीनी तहसील का नाम रख दिया जाता है किन्नौर। तो हिमाचल प्रदेश का जो 6th नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनता है वो बनता है किन्नौर। और किस नाम से? चीनी जो तहसील थी महासू जिले की, उसको अब कन्वर्ट कर दिया जाता है किन्नौर में। कब? 1 मई 1960 को। तो 6 अब डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1 नवंबर 1966 को क्या होता है कि पंजाब जो स्टेट होता है ऑलरेडी, उसका पुनर्गठन किया जाता है, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके लिए कमेटी बनाई जाती है पंजाब की रिकंस्ट्रक्शन को लेकर। तो उस कमेटी की अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं जे.सी. शाह, है ना, जे.सी. शाह। ये इस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं। तो इससे क्या, ये कमेटी ये निर्णय लेती है कि पंजाब के अंदर जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको हिमाचल प्रदेश में मिला लिया जाएगा, ठीक है। और इस निर्णय से कौन कौन से क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में आते हैं? तो होता ही ये है कि देखो हमारे पास 6 जिले थे, तो इस रिकंस्ट्रक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश में 4 नए जिले आते हैं। कौन कौन से? एक आता है कांगड़ा, एक आता है कुल्लू, एक आता है शिमला और एक आता है लाहौल स्पीति। ये 4 नए जिले जो हैं वो, जो पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे, अब ये हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो जाते हैं। इसके अलावा जो अंबाला जिला, पंजाब में एक अंबाला जिला है, वहां से नालागढ़ क्षेत्र ये हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। नालागढ़ ये पहले अंबाला जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश का पार्ट बन गया। होशियारपुर जो जिला था, वहां से ऊना जो तहसील थी उसको हिमाचल प्रदेश का भाग बना लिया जाता है, ऊना तहसील। और गुरदासपुर जिले से संबंधित थे ढलोजी और बकलो, ये चंबा में है, इनको भी हिमाचल प्रदेश में मिला लिया जाता है। तो इस रिकंस्ट्रक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश में 4 जिले और कुछ क्षेत्र आते हैं, जैसे नालागढ़ हो गया, ऊना तहसील होगी और ढलोजी और बकलो क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश में इनका विलय हो जाता है, ठीक है। तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1966, ऑप्शन ए, ठीक है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश कब पूर्ण बना? पूर्ण कब हो गया था? पूर्ण इन द सेंस कि उसका जो क्षेत्रफल है वो कब, जो आज क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल पहले कब तक हो चुका था? तो 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था, तो उसी समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया था 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो कि आज भी है। तो हिमाचल प्रदेश कब पूर्ण हो चुका था? 1 नवंबर 1966। लेकिन काफ़ी टाइम बचे, इसको 25 जनवरी 1971 लगा के आते हैं। यहाँ पर वो ये नहीं पूछना चाहता है कि वो कब हिमाचल प्रदेश राज्य बना, उसका कहने का अभिप्राय है कि हिमाचल प्रदेश पूरा कब हो चुका था, मतलब उसका क्षेत्र कब जो है वो 55,673 जो आज है वो पहले कब हो चुका था? तो 1 नवंबर 1966। और उस टाइम जो जिले थे वो 9 थे, 9 जिले थे। 9 जिले हो गए हमारे पास। इसको एक बार मैप के थ्रू समझते हैं। देखो ये थी पहले हमारे पास चंबा, ऑलरेडी हमारे पास था। चंबा के जो बकलो और ढलोजी क्षेत्र थे ये पंजाब वाले एरिया में आते थे, इनको छोड़कर बाकी चंबा जो एक डिस्ट्रिक्ट था ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा मंडी हमारे पास पहले से ही था, ठीक है। हमारे पास ये शिमला जो मेन शिमला है, शिमला जो प्रॉपर शिमला है वो वाला हमारा नहीं था, लेकिन इसके अलावा ये वाले जो उस प्रॉपर शिमला को छोड़कर जो बाकी एरिया बचता था, इस सारे एरिया को बोला जाता था महासू, ठीक है। और ये सिरमौर, ये 4 ऑलरेडी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट थे। उसके बाद 5th नंबर पे 1 जुलाई 1954 को क्या एक पार्ट सी का जो स्टेट होता है बिलासपुर, उसको हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया जाता है और एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर महासू जो ये एरिया था, इसकी एक तहसील हुआ करती थी चीनी, उसको किन्नौर का नाम देकर 6th नंबर का जो है वो
डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है हिमाचल प्रदेश का, कब? 1 मई 1960 को। ठीक है, उसके बाद जब पंजाब की रिकंस्ट्रक्शन होती है तो 4 नए जिले आते हैं। एक लाहौल स्पीति, ये पहले पंजाब का पार्ट था, ये हिमाचल प्रदेश में आ गया। कुल्लू, कांगड़ा, और इसके साथ साथ हमारे पास आया शिमला। बेसिकली शिमला आया नहीं था, शिमला ऑलरेडी हमारे पास था, लेकिन जो मेन वाला शिमला है उसको हिमाचल प्रदेश में मर्ज करके जो महासू था उसका नामकरण कर दिया गया शिमला। शिमला तो 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे पास। और जैसे ही हमारे पास ये वाले एरिया आ गए तो हमारा जो कुल क्षेत्रफल था 1 नवंबर 1966 को जो हमारा एरिया था वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का हो चुका था। और हमारे पास उस समय के दौरान 9 डिस्ट्रिक्ट थे, 9 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर 1 सितंबर 1972 के दिन क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश के जिलों का दोबारा से पुनर्गठन किया जाता है। उनको दोबारा से जो है वो उनकी फेरबदल किया जाता है। तो 3 नए जिले निकलते हैं। कौन कौन से? हमीरपुर 1 सितंबर 1972 के दिन बना, सोलन और ऊना। ये 3 जो नए जिले हैं वो उभर कर हमारे सामने आते हैं। तो 9 और 3, 9 पहले थे हमारे पास, 3 नए आते हैं, तो 12 जो कि वर्तमान समय में भी हैं। ठीक है, अभी तक भी यही है 12 जिले। तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था आपको पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश कब पूर्ण बना, तो 1 नवंबर 1966। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो था वो 55,673 वर्ग किलोमीटर जो था वो हो चुका था। तो रिमेंबर दिस थिंग। मूव करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया था कि जो भुंडा उत्सव है, प्रीवियस पार्ट में काफी ज्यादा इसके इस पर जो है डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं इस फेस्टिवल पर। ये भुंडा उत्सव जो है वो शिमला, कुल्लू और मनाली में मनाया जाने वाला। ठीक है, ये किससे संबंधित है? बेसिकली ये कहना चाहता है कि भुंडा उत्सव जो है वो शिमला में भी मनाया जाता है, कुल्लू में भी मनाया जाता है, मनाली में भी मनाया जाता है, लेकिन ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए था भगवान परशुराम से, बी था लोमस ऋषि से, सी था बुद्ध से, और डी था महासू देवता से। तो देखो भुंडा उत्सव ये प्रीवियस पार्ट में तकरीबन 2-3 बार जो है वो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार यहाँ से आ रहा है, तो इसको डिटेल से डिस्कस करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी जो है वो रिकैप्चुलेशन भी हो जाए। देखो भुंडा उत्सव को कहा जाता है पहाड़ी कुंभ। पहाड़ी कुंभ, कुंभ का मेला जो है वो हर 12 साल के बाद लगता है। उसी तरह जो पहाड़ी, जो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, उसमें भी जो भुंडा उत्सव है वो प्रत्येक 12 साल के बाद बनाया जाता है, इसीलिए इसको पहाड़ी कुंभ कहा जाता है। पहाड़ी कुंभ, ठीक। ऊपरी हिमाचल में ये मनाया जाता है, कहाँ पर? जैसे इसने खुद क्वेश्चन में डिक्लेयर किया है कि कुल्लू में मनाया जाएगा, शिमला में मनाया जाएगा और मनाली में इसको मनाया जाएगा। ठीक है, तो ऊपरी हिमाचल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बट एक फैक्ट है कि भुंडा उत्सव जो है वो काफी फेमस है। कहाँ का? निरमंड गांव का। निरमंड, ये निरमंड गांव है कुल्लू में, तो इस गांव का सर्वाधिक फेमस है निरमंड गांव का। ठीक है, निरमंड ये गांव कुल्लू में है और ये जो संबंध रखता है भगवान परशुराम जी से संबंध रखता है। भगवान परशुराम, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के जो 6th नंबर के अवतार माना जाता है भगवान परशुराम जी को, तो इनसे संबंधित है भुंडा उत्सव। ठीक है, और बेसिकली क्योंकि निर्मंड गांव में इनकी जो है वो एक कोठी हुआ करती थी, उनका निवास स्थान था भगवान परशुराम जी का, तो उन्हीं से संबंधित है भुंडा उत्सव। ठीक है, तो जो निर्मंड गांव है ये रही उसकी इमेज, निरमंड विलेज, ये कुल्लू में देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर मनाए जाते हैं। यहाँ के 2 जो उत्सव हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी बार इनसे जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो निरमंड गांव है कुल्लू में, यहाँ पर एक तो काफ़ी लोकप्रिय है, लोकप्रिय होना अलग बात है और मनाया जाना अलग बात है। अगर पूछा जाए लोकप्रिय, तो लोकप्रिय है निरमंड का, लेकिन अगर पूछा जाए कहाँ मनाया जाता है तो मनाया तो शिमला, उसके आसपास जो निरमंड गांव के साथ अपनी सीमा शेयर करेंगे जो राज्य या जो डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये उत्सव जरूर मनाया जाएगा। तो शिमला, कुल्लू, मनाली सब में मनाया जाता है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए कि कहाँ का प्रसिद्ध है तो निरमंड। ठीक है, तो निरमंड के 2 उत्सव मैंने बताया काफी फेमस है, एक है भुंडा और दूसरा है बूढ़ी दिवाली।
बोड़ी दिवाली, जो हमारी आमतः जो साधारणतः जो हम दिवाली मनाते हैं उसके ठीक एक माह बाद जो निरमंड में एक बोड़ी दिवाली उत्सव है वो उसको काफ़ी लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। महाभारत युद्ध से ये संबंध रखती है बेसिकली। तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में इसी से जुड़े हैं और पूछे जा चुके हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भुंडा पर्व कुल्लू जिले के किस गांव से जुड़ा हुआ है, तो पर्टिकुलरली गांव पूछा है तो निरमंड। ठीक है। क्वेश्चन 2 कि निरमंड का भुंडा उत्सव कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है, तो इसको पहाड़ी कुंभ कहते हैं क्योंकि ये 12 वर्ष के बाद बनाया जाता है इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भुंडा त्योहार किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन तो इसी में पूछा गया था, तो भगवान परशुराम। तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन ए सही था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भगवान परशुराम की याद में कुल्लू में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो मैंने आपको पहले ही कहा भुंडा उत्सव। बूढ़ी दिवाली भगवान परशुराम जी से संबंधित नहीं है, सिर्फ भुंडा उत्सव जो है वो काफ़ी लिंक्ड है भगवान परशुराम जी से। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूव करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो एक माउंटेन रेंज है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। हिमाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत से अलग करता है, वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो इसको अलग करती है। ठीक है। बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की बाउंड्री को डिसाइड करने वाली माउंटेन जो रेंज है वो कौन सी है, तो देखो अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखे होंगे तो शायद आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था धौलाधार तो कांगड़ा में है पर्टिकुलरली, तो तिब्बत वाली जगह से या किन्नौर वाली जगह से इसका तो कोई लेना देना है नहीं। फिर पंजाल जो है मेनली फोकस करती है डिस्ट्रिक्ट चंबा को, तो ये भी काफ़ी दूर है तिब्बत से, तो इसका भी हिंदुकश तो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग ही नहीं करती है, तो जो बची रिमेनिंग जास्कर, तो जास्कर ही इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा, तो जास्कर है ना। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो है जास्कर। हिमाचल प्रदेश कई बार वो ऐसे पूछता है कि हिमाचल प्रदेश को या किन्नौर और जो स्पीति हैं, हिमाचल प्रदेश के जो दो क्षेत्र हैं किन्नौर और स्पीति, उनको तिब्बत से कौन से अलग करते हैं। या तो वो हिमाचल प्रदेश से के बारे में पूछेगा या तो वो बताएगा कि किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करते हैं। बेसिकली हिमाचल प्रदेश के यही दो पार्ट हैं किन्नौर और स्पीति, जिनको जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो तिब्बत से अलग करती है। जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो, इसको ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है, और इसका जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो 4500 मीटर से 7026 मीटर के बीच में लाई करती है। इसका अल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ तक रहता है 4500 मीटर से 7026 मीटर तक, और इसी माउंटेन रेंज में हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियाँ पड़ती हैं, सबसे ऊंची चोटियाँ, क्योंकि किन्नौर वाले एरिया के साथ सटी है ये पर्वत श्रृंखला, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे जो ऊंची चोटी है या जो ऊंची चोटियां हैं वो किन्नौर में ही होंगी इनफैक्ट। तो सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की शिला है ना, 7025 या कई बुक्स में 7026 मीटर है, तो इसी के इर्द गिर्द हमें रहना है। 7025-26 मीटर का जो है उसका अल्टीट्यूड है सी लेवल से। दूसरी है लियोपार्जिल, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन HP, और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लोकेटेड है, 6791 मीटर। ठीक है। और एक है शिपकिला 6608 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश की जो है वो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। तो कहां पर है ये, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई, हिमाचल प्रदेश जो है वो सी लेवल से मतलब उसका अल्टीट्यूड है वो किस रेंज के अंतर्गत आता है, तो हिमाचल प्रदेश 350 मीटर से 7026 मीटर की ऊंचाई के बीच में आपको हिमाचल प्रदेश का जो है वो अल्टीट्यूड देखने को मिलेगा। और जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो उच्च पर्वत श्रेणी का भाग है, द ग्रेट हिमालयाज। जब हिमालयाज जो हमारी एक माउंटेन रेंज है उसको जब हम उसके पार्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत आती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। ठीक है।
हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा है परांगला, परांगला डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये, 5548 मीटर, वो भी इसी रेंज में आता है परांगला। ठीक है। धौलाधार, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, इसको और किस नाम से जाना जाता है? रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं बेसिकली। तो धौलाधार, धौलाधार के ऊपर 2 मात्राएं, तो मौलाक, मौलाक के ऊपर भी 2 मात्राएं। इसका प्राचीन नाम है, धौलाधार को प्राचीन काल में मौलाक पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता था। और ये इसका जो अधिकतम भाग है या मेनली ये फोकस करती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है। इसके अंदर बाकी जो क्षेत्र हैं वो भी आते हैं, लेकिन इसका जो मैक्सिमम एरिया वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लोकेटेड है। ठीक है। शिवालिक, शिवालिक को कहा जाता है मैनक पर्वत, मैनक पर्वत, इसका जो प्राचीन नाम है वो है मैनक, मैनक। ठीक है। शिवालिक के अंतर्गत जो है वो प्लेन एरिया आते हैं, तो ये मेनली फोकस करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना को, डिस्ट्रिक्ट ऊना। और एक है और हिमाचल प्रदेश की एक माउंटेन रेंज है पिर पंजाल, पिर पंजाल, पिर पंजाल जो है इसका जो मेन रीजन है वो आपको चंबा में देखने को मिलेगी। ये चंबा में काफी ज्यादा कंसर्न है। ठीक है। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला, शिला की एक इमेज। शिला इज बेसिकली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। एक माउंटेन पीक है, आपको स्पीति वैली के काफ़ी क्लोज देखने को मिलेगी। हिमालयन माउंटेन का ये बेसिकली हिमालयन के जो माउंटेन है उनका एक पार्ट है और जास्कर रेंज के अंतर्गत ये लाई करती है। 7026 मीटर अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 23,052 फीट इसका जो है वो सी लेवल से अल्टीट्यूड है। तो वो आपको मीटर में भी पूछ सकता है, फीट में भी पूछ सकता है, और ये किन्नौर में लाई करती है। ठीक है। और इसकी आपको एक इसके जो शिला का अर्थ जो है वो इसका बताया गया शाब्दिक अर्थ कि शी का मतलब होता है डेथ और शिला का मतलब इन्होंने डिस्क्राइब किया है रेंज और पीक डेथ। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिला का क्या मतलब है, तो रेंज या फिर पीक डेथ। और अदर इसके मीनिंग है जो कि जो लोकली वहाँ के किन्नौरी वासी हैं वो इसको प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो इसको कहते हैं अ प्लेस ऑफ मोनेस्ट्री। तो ये इसका एक और नाम हो गया, इसको बेसिकली एक निक नेम दिए जाते हैं। और एक और हो गया अ गेटवे टू हेवन, स्वर्ग का रास्ता, है ना। तो ये काफ़ी इसके निक नेम है। तो ये थी इसके बारे में एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये है बेसिकली आपकी जास्कर रेंज, ये वाले। ये इसके साथ ये हमारा एक लाहौल स्पीति का स्पीति और किन्नौर वाला जो अंतिम सिरा है वो इसके अंतर्गत आता है, जास्कर रेंज के अंतर्गत। ठीक है। तो ये जास्कर रेंज अलग करती है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। ठीक है। उसके अलावा पिर पंजाल, पिर पंजाल में चंबा वाला एरिया आता है। ये चंबा वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। धौलाधार कांगड़ा में फोकस करती है। और सबसे निचली जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो माउंटेन रेंज है वो है शिवालिक हिल्स, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये बेसिकली थोड़ी मैदानों में बनी थोड़ी ऊंची नीची जो पहाड़ी हैं उनको बोला जाता है शिवालिक हिल्स। ये हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या हिमाचल प्रदेश की जो छोटी छोटी पहाड़ी हैं ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश को अलग करती है पंजाब के मैदानी क्षेत्रों से। ठीक है। मूव करेंगे हम अपने 4th क्वेश्चन की तरफ, या पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पिर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये मुख्यतः किस जिले में पड़ती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया पिर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है ये मेनली कंसर्न है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, डिस्ट्रिक्ट चंबा। ठीक है। हिमालय, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की नीची जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं। जो हिमालय पर्वत है हिमाचल प्रदेश में, हिमालय पर्वत की जो सबसे निचली पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है शिवालिक हिल्स, शिवालिक। और शिवालिक का ही नाम है मैनाक पर्वत। और ये मेनली कंसर्न या सबसे ज़्यादा इनका जो हिस्सा है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो पूरा का पूरा ऊना जिला है वो शिवालिक हिल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये जो शिवालिक हिल है वो हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। HP की जो शिवालिक पहाड़ियों ही जो बेसिकली चौंस का निर्माण करती है, चौंस बोला जाता है, छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं उनको चौंस कहा जाता है। तो जो चौंस का निर्माण करती हैं वो शिवालिक हिल्स ही करती हैं। ठीक है। और ऊना जिले की पहाड़ियों को शिवालिक के नाम से जाना जाता है।
तो क्वेश्चन किसी भी वे में पूछा जा सकता है। और ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं इसमें कुछ हमीरपुर का हिस्सा भी आता है, लेकिन जो पूरा का पूरा ऊना जिला है वो आपका शिवालिक के अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ पार्ट जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है वो भी शिवालिक के अंतर्गत आता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में कि 19वीं शताब्दी के पहले दशक में, मतलब 1801 से 1810 के बीच में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली एक गोरखा सेना थी। गोरखों ने जो पहली बार आक्रमण किया था वो 19वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किया था। तो उस सेना का जो मुख्य कमांडर था वो कौन था? ठीक है। भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, राम सिंह गुरंग और तेज बहादुर। ठीक है। तो अगर गोरखा था, तो अगर आपको पता होगा कि गोरखा के जो सरनेम होते हैं वो थापा होते हैं, तो आप ए या बी चूज करते तो काफी नियर रहता है ये। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा, ऑप्शन बी। ठीक है। डिस्कस करेंगे इसको। हुआ क्या था बेसिकली, देखो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के जो शुरुआत में कांगड़ा का एक राजा हुआ है संसार चंद। उसका जो था वो पहाड़ी क्षेत्रों में काफी ज्यादा प्रभुत्व था। ठीक है। काफी वो शक्तिशाली राजा था। तो जो आसपास की रियासतें थी वो उससे काफी ज्यादा जलन करती थी। ठीक है। तो वो बेसिकली उसको हराना चाहती थी। तो उसी दृष्टि से एक प्रयास किया। कहलूर जो रियासत थी वहां के राजा हुए हैं महान चंद। उन्होंने क्या किया कि उन संसार चंद को हराने के लिए बेसिकली गोरखाओं से क्या ली, सहायता ली। और उन्होंने गोरखाओं को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए एक निमंत्रण भेजा। ठीक। कब? 1801। बेसिकली 1800 से 1801 के बीच में उन्होंने कांगड़ा, जो कहलूर का रियासत का राजा था महान चंद, उसने गोरखाओं को आमंत्रित किया कि आप आइए और हम आपका साथ देंगे और हमने कांगड़ा के जो राजा हैं संसार चंद उनको हराना है। ठीक है। फिर उन्होंने उनके निमंत्रण, गोरखाओं ने जो महान चंद थे कहलूर रियासत के राजा, उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया 1802 ईस्वी में। प्रभाव क्या हुआ इसका प्रभाव यह पड़ा कि शिमला और पंजाब के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र थे वो सारे के सारे, उनका जो प्रीवियस हिस्ट्री थी वो काफी पलट गई, क्योंकि वो सारे के सारे गोरखाओं के नियंत्रण में आ गए इस जो निमंत्रण के कारण। हुआ क्या, क्योंकि 1802 में उन्होंने जब स्वीकार किया तो 1803 में जब वो पहली बार आए तो उन्होंने वो शहर रियासत पर जो है वो कब्जा कर लिया गोरखाओं ने। ठीक है। 1805 ईस्वी में क्या हुआ कि वो उन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण कर दिया। इसी उद्देश्य से तो आए थे कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि कांगड़ा के साथ साथ और भी काफी रियासतें हैं जिन पर कब्जा किया जा सकता है। तो जब वो 1805 ईस्वी में उन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो अपने किए गए वादे के अनुसार जो कहलूर के राजा थे महान चंद, उन्होंने कहलूर बेसिकली बिलासपुर रियासत का प्राचीन, बिलासपुर को बोला जाता है कहलूर, उसके अलावा सुकेत जो मंडी की रियासत थी, सिरमौर और चंबा, इन सब यहाँ इस रियासत के सभी राजाओं ने जो गोरखाओं की मदद की कांगड़ा के राजा संसार चंद को हराने में। तो 1806 ईस्वी में क्या हुआ कि जो कांगड़ा के वो राजा थे संसार चंद और गोरखाओं के कमांडर थे अमर सिंह थापा, इनके बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर हुआ था, तो ये जगह है महल मोरिया, हमीरपुर में है ये जगह। यहाँ पर इनके बीच में युद्ध हुआ और बेसिकली जो कांगड़ा के राजा थे संसार चंद वो हार गए और उनको जो वो बंदी बना लिया गया। कांगड़ा जो रियासत थी या और प्लस कांगड़ा जो किला था, इस पर जो है वो गोरखाओं का बेसिकली अधिकार हो गया और उन्होंने जो महाराजा संसार चंद जो थे उनको कांगड़ा किला में बंदी बना लिया। ठीक है। फिर क्या होता है कि बाद में तो इनको यहां से वो भागने में किसी व्यक्ति के सहयोग के साथ यहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं संसार चंद, लेकिन धीरे धीरे देखो 1801-2 से जब गोरखा यहाँ पर आ चुके थे तो 1801 फिर उसके बाद क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों पर जो है वो गोरखाओं का नियंत्रण स्थापित हो गया।
फिर उसी समय अंग्रेज भी जो है वो यहाँ पर अपना पांव पसार रहे थे। तो 1 नवंबर 1814 को क्या हुआ, अंग्रेजों के साथ जो है, अब अंग्रेज भी पहाड़ी रियासतों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, तो उनको गोरखाओं को हराना था, इसलिए उनके साथ युद्ध किया 1 नवंबर 1814 में। ठीक है, और इसमें जो है वो गोरखा हार गए। पहले गोरखा हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी रियासतें थी उन्होंने मिलकर राजा संसार चंद को हराया। उसके बाद उन्होंने अपना आधिपत्य, गोरखाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उन पर। और उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी गोरखाओं को हरा दिया। अब देखो, गोरखाओं को जब हरा दिया उन्होंने, तो 1800 बेसिकली गोरखाओं का जो हिमाचल प्रदेश में जो आधिपत्य रहा वो 1803 से सबसे पहले वो उन्होंने शुरुआत की, और 1815 तक। 1815 में बेसिकली अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की जो वो संधि हुई थी, और उसके बाद उनको हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों को छोड़ना पड़ा था। तो ये जो गोरखा कमांडर थे ये अमर सिंह थापा, काफी समय तक जो था वो इनका आधिपत्य रहा था हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों पर। तो इनके बारे में काफी बार पूछा जाता है। तो रिलेटेड क्वेश्चन जो इनसे जुड़े हुए हैं और पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1805 ईस्वी में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था जिसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। तो गोरखा सेना का नेतृत्व करने वाला जो गोरखा कमांडर था उसका नाम था अमर सिंह थापा। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, गोरखाओं ने बुशहर रियासत के हिस्सों पर कब्जा किस अवधि के दौरान किया था। तो देखो, 1803 से लेकर 1815 ईस्वी तक बेसिकली उन्होंने बुशहर रियासत ही नहीं, काफी जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतें थी उन पर जो वो आधिपत्य स्थापित कर लिया था इस समय के दौरान। ठीक है, बिलासपुर के किस राजा ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध जो है वो सहायता के लिए गोरखाओं को आमंत्रित किया था। तो वो बिलासपुर या कहलूर का राजा था महान चंद। महान चंद। तो ये साहब काफी, ये जो क्वेश्चन है ये हम इनको डिस्कस कर चुके हैं और ये पूछे भी जा चुके हैं, तो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। सो इनको समझना बहुत जरूरी है। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा कांगड़ा फोर्ट, जिस पर बेसिकली गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 1806 ईस्वी में अपना कब्जा जो है वो स्थापित किया था। कांगड़ा फोर्ट, उसकी एक इमेज। ठीक है, बेसिकली इसको द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ इन इंडिया, जो भारत का सबसे पुराना जो किला है वो यही है। इसको बनाया था सुशर्मा चंद्रा ने। सुशर्मा चंद्रा जो कि कटोच वंश की जो या त्रिग्रत रियासत की जो संस्थापक थे, उन्होंने ही, जो प्रथम राजा थे सुशर्मा चंद्रा, उन्होंने ही इसको जो है वो इस फोर्ट को स्थापित किया था। और महाभारत के दौरान भी जो है वो इसका, महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। इनफैक्ट जो सुशर्मा चंद्र थे जिन्होंने ये किला बनाया, उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान जो था वो कौरवों का पक्ष लिया था। और लार्जेस्ट फोर्ट इन द हिमालयास, काफी बड़ा है ये किला। तो लार्जेस्ट हिमालयन रीजन का जो सबसे बड़ा किला यही है, और काफी ज्यादा इसके चांस बताए गए हैं कि ये ओल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट फोर्ट है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी इस किले से रिलेटेड। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1809 ईस्वी में जो ज्वालामुखी संधि हुई थी, ये किन किन के बीच में हुई थी ज्वालामुखी संधि। देखो, ज्वालामुखी संधि थी क्या। 1805 ईस्वी में क्या किया, गोरखा कमांडर जो था अमर सिंह थापा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये काफी ज्यादा रिलेटेड है। 1805 ईस्वी में उन्होंने कांगड़ा किले पर जो है वो अमर सिंह थापा ने कब्जा कर लिया। महाराजा संसार चंद थे कांगड़ा के, उनको बंदी बना लिया। लेकिन क्या होता है, वो वहां से किसी व्यक्ति की सहायता से निकलने में 1807 में सक्षम हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वहां से वो 20 जुलाई 1809 ईस्वी में उनकी मुलाकात होती है महाराजा रणजीत सिंह से। महाराजा रणजीत, कब, 20 जुलाई 1800। और वो महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ क्या करते हैं, एक ज्वालामुखी जो आज कांगड़ा में है, वहां पर इनके साथ एक समझौता करते हैं। उसी समझौते को बोला जाता है ज्वालामुखी संधि। अच्छा, समझौता क्या करते हैं वो, ज्वालामुखी संधि इसलिए कहा गया क्योंकि ये ज्वालामुखी जो स्थान है यहाँ पर होती है। ठीक है, और ये शर्तें क्या रखते हैं, महाराजा संसार चंद जी इनको ये कहते हैं रणजीत सिंह जी को कि आप अमर सिंह जो थापा है, जिसने मेरे से कांगड़ा किला छीना है, उसको आपने हराना है। ठीक है, बदले में मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको कांगड़ा किला दे दूंगा, और इसके साथ साथ जो मेरी कांगड़ा रियासत है उससे मैं आपको 66 गांव दूंगा अगर आप इस अमर सिंह थापा को हरा देते हैं।
तो ठीक है, तो महाराणा रणजीत सिंह जो है वो इस संधि को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने एक सेनापति होता है मोहकाम चंद, महाराणा रणजीत सिंह क्या करते हैं, मोहकाम चंद के नेतृत्व में एक सेना भेजता है अमर सिंह थापा को हराने के लिए, ठीक है। और वो बेसिकली उसकी ये सेना जो है वो अमर सिंह थापा को हरा भी देती है। तो किए गए वादे के अनुसार जो महाराजा संसार चंद थे वो कांगड़ा किला और 66 गांव जो है वो सौंप देते हैं किसको, महाराजा रणजीत सिंह को, ठीक है। और महाराजा रणजीत सिंह जो इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, तो वो देसा सिंह मजीठिया एक व्यक्ति हुए हैं, इनको कांगड़ा किला और जो 66 गांव के इनके अधीन जो क्षेत्र आया था इसका प्रथम निजाम या गवर्नर ये बनाते हैं, ठीक है। तो काफी बार इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि महाराजा रणजीत सिंह जो है वो देसा सिंह मजीठिया को जो संधि के अनुसार जो महाराजा रणजीत सिंह को क्षेत्र मिला है इसका प्रथम गवर्नर जो है वो नियुक्त करते हैं, तो इनका नाम पूछा जाता है, तो उनका नाम था किसको, देसा सिंह मजीठिया, ठीक है। इनको नियुक्त करते हैं कांगड़ा किला का निजाम, ठीक है। तो ये थी बेसिकली गोरखाएं। सबसे पहले महान चंद ने कोशिश की राजा संसार चंद को हराने की, उन्होंने हरा दिया। फिर गोरखाओं ने कांगड़ा किला पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर महाराजा संसार चंद जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि करते हैं ज्वालामुखी स्थान पर 20 जुलाई 1809 को, तो उस संधि को बोला जाता है ज्वालामुखी संधि। फिर वो हरा देते हैं अमर सिंह थापा को। उसके बाद कांगड़ा किला और 66 जो गांव थे इस रियासत के, इन पर महाराजा रणजीत सिंह का जो है वो आधिपत्य स्थापित हो जाता है और वो देसा सिंह मजीठिया को इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त करते हैं, ठीक है। ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। तो ज्वालामुखी संधि किन किन के बीच में हुई थी, तो ये हुई थी संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आंसर करेक्ट था। रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजा संसार चंद द्वितीय ये किस रियासत के राजा थे, तो महाराजा संसार चंद ये कांगड़ा के काफी शक्तिशाली जो है वो राजा रहे हैं। मैं कहूँ इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि कांगड़ा रियासत के जो सर्वाधिक शक्तिशाली या लोकप्रिय जो राजा रहे हैं वो है राजा संसार चंद। तो ये कांगड़ा रियासत, तो इसको उस टाइम कांगड़ा नहीं त्रिग्रत रियासत बोला जाता था, तो ये त्रिग्रत कांगड़ा का ही नाम है। तो इसका आंसर है कांगड़ा रियासत के राजा थे ये, ठीक है। कांगड़ा का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा मैंने आपको अभी बताया, सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रहा है कांगड़ा का संसार चंद। संसार चंद इसको डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। कांगड़ा किले का अंतिम फौजदार, कांगड़ा किले पर जो अंतिम जो फौजदार रहा है या पहरेदार रहा है वो रहा है नवाब सैफ अली खान, है ना। एक्टर नहीं है ये दूसरा वाला सैफ अली खान है, ठीक है। ये और व्यक्ति हैं। हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने पहली बार अधिकतर पहाड़ी रियासतों को स्वतंत्र रूप से संगठित किया हुआ था, तो संसार चंद। ये जो हिमाचल प्रदेश की जो काफी ज्यादा पहाड़ी रियासतें थी उनको स्वतंत्र रूप से इन्होंने संगठित किया हुआ था, लेकिन कुछ जो थे विद्रोही निकले जिसके वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल बिलासपुर के राजा महान चंद, सिरमौर चंबा के कुछ जो रियासतें थी उन्होंने इनके विद्रोह किया था, ठीक है। और महाराजा संसार चंद के उत्तराधिकारी कौन थे या उनके जो पुत्र थे उनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो अनिरुद्ध चंद, अनिरुद्ध चंद। और ये थे कांगड़ा रियासत के अंतिम राजा, ठीक, अंतिम राजा भी यही थे अनिरुद्ध चंद, ठीक है। और कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर था नवाब अली खान, और अंतिम भी यही था और पहला भी यही था, मुगल गवर्नर था बेसिकली। जहांगीर ने इसको नियुक्त किया हुआ था, ठीक है। तो देसा सिंह मजीठिया जो वो अलग बात है, वो फौजदार था, उसको जो था वो महाराजा रणजीत सिंह ने नियुक्त किया था, लेकिन वो मुगल थोड़ी ना था। इसमें तो मुगल के बारे में पूछा था, इसको तो जहांगीर ने नियुक्त किया था 1600 ईस्वी के आसपास में। तो मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी बार डिस्कस हो चुका है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना ये कौन सी है, सबसे पुरानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ये कौन सा है, तो बनेर जो कि कांगड़ा में है वो वाला है, शानन जो कि जोगिंदर नगर में है वो वाला है, भाखड़ा ये बिलासपुर में है ये वाला है,
या थिरोट, ये लाहौल में है। तो ये इनमें से कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी थी? तो हिमाचल प्रदेश में की जो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना थी उसका नाम है शानन। शानन जल विद्युत परियोजना, ये 1932 में बनी थी, 1932। ये रही उसकी एक इमेज, ये शानन हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो 1932 में ये बेसिकली जनता को समर्पित किया गया था, और ये वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। इससे जुड़ा हुआ काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अंडर आता है पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके द्वारा इसको रन किया जाता है, शानन जो जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। और ये हिमाचल में बनी पहली जल विद्युत परियोजना है। हिमाचल में पहली जो जल विद्युत परियोजना बनी थी वो बनी थी शानन, लेकिन इस पर जो आधिपत्य है, इस पर जो नियंत्रण है वो है पंजाब का, और वर्तमान में इसको पंजाब और केंद्र सरकार मिलकर चलाती है, और इसकी कैपेसिटी है 110 मेगावाट की, 110 मेगावाट की, ठीक है। कहाँ पर पड़ती है? जोगिंदरनगर में, और जोगिंदरनगर पड़ता है मंडी में, ठीक। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी जल विद्युत परियोजना है जिस पर बाहरी राज्य का नियंत्रण है? तो वो है शानन। बाहरी राज्य का नियंत्रण है पंजाब का, और ये सबसे पहली है, हिमाचल प्रदेश में निर्मित है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन नहीं आती है वर्तमान में, ठीक है। और ये बनी हुई है उहल नदी पर। उहल खड्ड जो आपको मंडी में देखने को मिलेगी, उहल खड्ड को प्राचीन काल में रीना नदी के नाम से जाना जाता था, तो ये आपने याद रखना है। रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो काफी कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में बनी सबसे पुरानी जो सबसे पहली जल विद्युत परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में बनी थी वो थी शानन, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाई पहली हिमाचल प्रदेश में, वो बनाई थी गिरी, 1964 से 66 के दौरान ये बनी थी। तो गिरी कहाँ पर? सिरमौर में। तो हिमाचल प्रदेश में बनी तो शानन, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाई तो गिरी। तो इनको लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है, सो रिमेंबर दिस थिंग। और ये 60 मेगावाट की है गिरी। और एक क्वेश्चन और है कि जनजातीय लोगों जो हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब होती हैं उनके विकास, उनके उत्थान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित प्रथम जल विद्युत परियोजना ये कौन सी थी? तो रोंगटोंग जो जल विद्युत परियोजना ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और वर्तमान में जो सतलुज नदी है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां बहती हैं, तो जो उन 5 नदियों में से अगर सर्वाधिक जो पानी से विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है वो वर्तमान में सतलुज नदी के पास है, ठीक है। और वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की जो पन विद्युत से उत्पादन करने की जो क्षमता है वो अप्रोक्सीमेट 23,165 मेगावाट है, ठीक है, 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो 1948 में जब 1948 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो उस समय हिमाचल प्रदेश की जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता थी वो थी 550 किलोवाट, ठीक है, किलोवाट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। चमेरा 1 और चमेरा 2 ये 2 हैं बेसिकली। तो ये चंबा बनी हुई है, चमेरा डैम है बेसिकली उस पर बनी हुई है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ऐसे ही बेसिकली इससे लिंक हो जाता है चमेरा चंबा के साथ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है चमेरा 1 इसके 2 हो चुके हैं। ये 1994 में बना था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको मिलकर रन कर रही हैं, और 540 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और चमेरा 2 2004 में इसको बनाया गया। इस पर भी केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो मिलकर काम कर रही है। 300 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, और ये दोनों ही रावी नदी पर बनी हुई है। और कहाँ पर है ये? चंबा में। चमेरा डैम बेसिकली चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो उसी डैम से ये जल विद्युत परियोजनाएं रन हो रही हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है विनवा जल विद्युत परियोजना। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बताया था विनवा सहायक है ब्यास की। कहाँ पर? कांगड़ा में। तो विनवा की जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर बनी होगी? कांगड़ा में, है ना। और ये बनी है बानूखड्ड पर, बानूखड्ड से बना विनवा, ठीक है। और ये ब्यास की सहायक नदी है, कहाँ पर? कांगड़ा में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जहाँ पर सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित होती है तो वो है पार्वती ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कुल्लू में है ये नदी। और 2051 मेगावाट की जो है उसकी कैपेसिटी है। तो सबसे ज़्यादा जो
हिमाचल प्रदेश में हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो यही है, कुल्लू में है, और इसका नाम है पार्वती जल विद्युत परियोजना। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था, झांझर ये किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है बेसिकली, ये कहाँ का फेमस है? झांझर जो नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चंबा का, मंडी का, कुल्लू का या कांगड़ा का? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसको भी प्रीवियसली डिस्कस किया जा चुका है। देखो झांझर, मैंने आपको बताया था झांझर जो लोक नृत्य है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का काफी ज्यादा लोकप्रिय है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, चंबा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो चंबा में परफॉर्म किया जाता है डंडारस, एक होती है आलू माली, ये बेसिकली सारे के सारे वहां के फोक डांस हैं। अंचली, जब चंबा में किसी लड़की की शादी तय हो जाती है तो ठीक 1 माह पहले वहां पर अंचलियां गाई जाती हैं। अंचली वो वाले लोकगीत जो लड़की की शादी के साथ जो जुड़े हुए होते हैं तो उनको बोला जाता है अंचली। डंगी और ढेपक ये भरमौर रीजन में काफी ज्यादा है, इसको सिर्फ महिलाएं गाती हैं, तो इससे रिलेटेड भी काफी ज्यादा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। HCS लेवल के एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि चंबा में कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं नाचती हैं, तो वो है डंगी और ढेपक। ये दोनों नृत्य भरमौर रीजन में ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा चुराही नृत्य चुराह में परफॉर्म किया जाता है, वहीं से इसका नाम चुराही पड़ गया है। सेन नृत्य जो आपका पांगी में परफॉर्म किया जाता है। पांगी वाले लोगों का मानना है कि इस नृत्य को करने से जो है वो भूत प्रेत या बुरी आत्माएं जो है वो दूर भागती हैं। ठीक है, गुरेही ये भी चंबा का लोक नृत्य है। ठीक है, झांझर ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फूल यात्रा नृत्य ये पांगी में की जाती है। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह की यात्रा होती है, जर्नी होती है, जिस तरह लोग मणिमहेश की यात्रा पर जाते हैं उसी तरह की एक बेसिकली यात्रा है, तो नृत्य से के साथ जुड़ी हुई है। उसके अलावा हांतर और झांकी ये भी चंबा के लोक नृत्य, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि झांकी चंबा का फेमस लोकप्रिय लोकनाट्य भी हैं, लेकिन लोग इस नाटक को करते हुए नृत्य भी करते हैं, तो इसलिए झांकी को बोला जाता है लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है। ठीक है, और इसके अलावा चंबा में कुछ लोकगीत भी हैं। बेसिकली आपका फुलमू रांझू ये जो लोकगीत है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है। उसके अलावा लच्छी ये वाला जो लोकगीत है ये भी चंबा का लोकप्रिय है। कुंजू चंचलू ये भी चंबा का लोकप्रिय लोकगीत है। ठीक है, आपका भुनको गद्दी ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है। राजा गद्दड़ जिसमें कांगड़ा के राजा संसार चंद जी से संबंधित है ये, तो ये भी वहाँ का लोकगीत है। सूही जिसको सुकरात भी कहा जाता है, जो चंबा की रानी थी जिसने अपने वहाँ पर पानी लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, सुनैना देवी, उनकी बलिदान की याद में ये गीत गाया जाता है सुकरात। ठीक है, कुंजरी मल्हार ये गीत भी लोकगीत भी चंबा से संबंधित है। नवाला बेसिकली काफी इसको तो वैसे हर जगह मनाया जाता है, कांगड़ा में मनाया जाता है, लेकिन ये काफी फेमस है डिस्ट्रिक्ट चंबा का, बिकॉज ये जो नवाला है ये एक गद्दी समुदायों का एक उत्सव है और सबसे ज्यादा गद्दी आपको चंबा में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये वाला जो बेसिकली उत्सव है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का काफी ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, ये बेसिकली एक लोकगीत भी है, इसमें गायन भी किया जाता है और साथ साथ में नाचा भी जाता है, तो लोक नृत्य भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नवाला कहाँ परफॉर्म किया जाता है तो चंबा के साथ एरिया जो लगते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी होता है, और जहां जहां आपको गद्दी माइनॉरिटी देखने को मिलेगी वहां पर नवाला होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ का फेमस है तो फिर चंबा। ठीक है, गद्दी से संबंध रखता है, और नवाला जो बेसिकली भगवान शिव की पूजा अर्चना से संबंधित है। रिलेटेड क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल 2019 के टेट एग्जाम जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें पूछा जा चुका है कि झांकी और हांतर ये कहाँ के लोकप्रिय नृत्य हैं, तो मैंने आपको अभी बताया चंबा की। झांकी तो लोक नृत्य भी है एज वेल एज वहाँ का एक लोक नाट्य भी है। ठीक है, सेन नृत्य मैंने आपको अभी बताया, सेन नृत्य ये पांगी में किया जाता है।
भूत प्रेतों को भगाने के लिए, उनकी ऐसी मान्यता है, इस नृत्य को करने से ही भागते हैं। ठीक है। बोनागच्छू, ये नृत्य कहाँ पर है? अजीब सा नाम होते हैं ये, अजीब से नाम वाले नृत्य सारे किन्नौर से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जैसे कि क्यांग, क्यांग एक पशु भी है किन्नौर में, जहां पर यांग लगा हो लास्ट में, वो सारे नृत्य किन्नौर में परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे क्यांग, वाक्यांग, बोनिया गच्छू, छांब। छांब बेसिकली एक राक्षस नृत्य है, राक्षस नृत्य। ये लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो लांबा लोग होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं मुखौटा पहनकर। ठीक है। उसके अलावा लांबर, लांबर एक लोक नृत्य है किन्नौर का। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, झुरी, ये काफी कंफ्यूज करता है झुरी। तो देखो, झुरी लोकगीत जो है एक लोकगीत है, उसके साथ साथ एक लोक नृत्य भी है। अगर उसने पूछा कि झुरी जो लोकगीत या लोक नृत्य ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शिमला और सिरमौर। बेसिकली जो महासू वाला रीजन था ना, ये ऊपरी हिमाचल, इनमें झुरी जो है वो लोकगीत और लोक नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन अगर पूछा कि झुरी लोकगीत ये कहाँ का लोकप्रिय है, तो झुरी जो लोकगीत है, झुरी जो है वो काफी ज्यादा गाई जाती है शिमला में। और झुरी पर जो है वो काफी, झुरी से जुड़ा हुआ काफी ज्यादा जो नृत्य है वो किया जाता है, या इससे जुड़ा नृत्य काफी लोकप्रिय है सिरमौर में। अगर झुरी लोक नृत्य के बारे में पूछा तो सिरमौर में काफी फेमस है। अगर झुरी लोकगीत के बारे में पूछा तो शिमला का काफी फेमस है। ठीक है। अगर पूछा कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो संबंधित तो दोनों से ही है, लेकिन लोकप्रियता के बारे में पूछा तो अलग अलग है फिर। ठीक है। तो ये थी बेसिकली जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन थे, 20 में से जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन बने हैं उनकी एनालिसिस। एक बार उनको रिकैप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश के जो पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनको हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया, तो 1 नवंबर 1966, तो ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया कि भुंडा उत्सव ये किससे संबंधित है, तो भगवान परशुराम जी से साथ। ठीक। भुंडा उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश की जो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो तिब्बत से अलग करती है हिमाचल प्रदेश को, तो वो करती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। इसमें हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियां भी आती हैं, जैसे कि शेला होगी, लियोपार्जिल होगी, आपका सबसे ऊंचा दर्रा हो गया, परांगला हो गया, वो भी इसमें आता है, शिपकेला हो गया। ये सारी हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की जो इसी रेंज में आती हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर जो आक्रमण करने वाली गोरखा सेना थी उसके कमांडर कौन थे, तो अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा बेसिकली भक्ति सिंह थापा उसके भाई थे, लेकिन जो कमांडर था उस सेना का वो अमर सिंह थापा। ज्वालामुखी संधि हुई थी अमर सिंह थापा को हराने के लिए, और किस किस के बीच में ये हुई थी, संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। ठीक। सिक्स्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो बनी थी वो 1932 में बनी थी, शानन जल विद्युत परियोजना। कहां पर बनी, जोगिंदरनगर में, उहला नदी पर। ठीक है। और लास्ट जो 7th क्वेश्चन डिस्कस किया हमने वो डिस्कस किया कि झांझर लोक नृत्य जो है वो आपका फेमस है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। ठीक है। तो ये थी 7 क्वेश्चन की एनालिसिस। रिमेनिंग के जो 13 क्वेश्चन बचे हैं पटवारी एग्जाम के, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।